चलिए सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज फिर मैं आपके सामने भारतीय भूगोल की क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूं और क्लास नंबर हमारी आज भूगोल की जो है 4 है। क्लास नंबर 4 आप याद रखना, क्लास नंबर 4। तो चलिए देखते हैं आज क्लास नंबर 4 में हमें क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक है हमारे। एक तो हम आपको टॉपिक कराएंगे क्लास नंबर 4 में भारत की समुद्री तट रेखा, उनकी लंबाई और क्या है। दूसरा टॉपिक है इसमें राज्य और भारतीय जो राज्य है उनके कुछ समुद्र तट रेखा है और उनके कुछ नाम है, तो वो एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आता है, वो कराएंगे हम इसमें। इसके बाद तीसरा टॉपिक होगा एलओसी और एलएसी। चौथा आज का टॉपिक होगा आज की क्लास का भारत के प्रमुख दर्रे और राज्य। तो ये 4 टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं। आप इन्हें बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िएगा क्योंकि हर एग्जाम में यहां से हमारा क्वेश्चन देखने को मिलता है और आप समझिएगा, हम आपको विद मैप के थ्रू ये चीजें समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की जो हमारी क्लास है, हम अपनी क्लास पढ़ते हैं। एक पॉइंट है हमारा भारत की स्थल सीमा। तो स्थल सीमा जो टोटल है भारत की, वो मैंने आपको एक नेक्स्ट क्लास में भी बताया था, उसका थोड़ा रिव्यू करा रहा हूं। तो कुल लंबाई इसकी कितनी है, अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, 15,200 किलोमीटर। तो भारत की कुल स्थल सीमा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। इसके बाद भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की जो लंबाई है वह है आपका 6100 किलोमीटर। ये बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, आप याद रखना 6100 किलोमीटर। अभी मैं आपको मैप पे बताऊंगा ये कौन कौन सी चीजें थी ना। एक क्वेश्चन आता है भारत की द्वीपों सहित तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो आप याद रखना ये है 7516.6 किलोमीटर। अब दूसरा पॉइंट आता है भारत की सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ लगती है, तो भारत की सबसे बड़ी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर। दूसरा आपका चीन से, तीसरा पाकिस्तान की सीमा से सबसे ज्यादा लगती है, चौथा आपका नेपाल से लगता है। ये लास्ट वाली क्लास में मैं आपको बताया था। इसके बाद एक पॉइंट आता है हमारा एग्जाम में कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी समुद्र तट रेखा सबसे बड़ी है और सबसे अधिक लंबी है, तो आप याद रखना गुजरात। लगभग 1663 किलोमीटर है। गुजरात राज्य की जो समुद्री तट रेखा है उसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, 1663 किलोमीटर है। उसके बाद दूसरा जो स्थान है ये लिखा हुआ सेकंड, आंध्र प्रदेश का है। और सबसे छोटी समुद्री तट रेखा, सबसे छोटी समुद्री तट रेखा वो गोवा की है। तो आप इसे पॉइंट को याद रखना। देखिए एक बार थोड़ा सा मैं मैप पे बता देता हूं आपको, ये पॉइंट जो हमने भी करा है। देखो ये हमारा मैप है। मैंने आपको अभी तक एक ही चीज पढ़ाई है, एक ही टॉपिक पढ़ा है, समुद्री तट रेखा। देखिए जहां से जहां तक ये जो भारत का विस्तार है, ये आप देख रहे होंगे, ये पूरा जो विस्तार है 15,200 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि भारत की मुख्य भूमि की समुद्री तट रेखा की लंबाई, ये जो ओनली 4 द्वीपों को छोड़ दे तो वो है 6100 किलोमीटर। क्लियर है पॉइंट। अब अगर हम इसे तट रेखा को भी मिला लें, ये जो है आपकी ये, और ये छोटे छोटे द्वीप भी मिला लें, जैसे लक्षद्वीप है आपका, अंडमान है, दादरा नगर हवेली और भी बहुत है, तो अगर उन्हें भी मिला लें तो हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। क्लियर है पॉइंट। अब इसके बाद मैं आपको तीसरा पॉइंट बताया हूं कि भारत की सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ लगती है, तो भारत की सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, वो है 4096 किलोमीटर। दूसरा चीन से लगती है, तीसरा पाकिस्तान से और चौथा फिर नेपाल से सबसे अधिक सीमा लगती है। अभी तक ये पॉइंट बताना था आपको। एक मैंने आपको पॉइंट बताया भारत के कौन से राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे ज्यादा है, तो आपकी
ये गुजरात राज्य की सबसे ज्यादा समुद्र तट रेखा है, 1663 किलोमीटर है। ये भी मैंने आपको बताया हूं, आप अपनी कॉपी में रजिस्टर में उतार लेंगे। दूसरा, उसके बाद गुजरात के आंध्र प्रदेश की है दूसरा स्थान समुद्र तट रेखा में, और सबसे कम छोटा समुद्री तट रेखा वाला राज्य वो है आपका गोवा। क्लियर यहां तक के पॉइंट। इसके बाद मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया, दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय राज्य और उनकी समुद्र तट रेखाओं के नाम। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है यहां से एग्जाम में कि किस राज्य की समुद्र तट रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो आप देखना, राज्य और समुद्री तट रेखाओं के नाम। गुजरात जो राज्य की समुद्री तट रेखा है उसे सौराष्ट्र के नाम से जानते हैं। गुजरात राज्य की समुद्री तट रेखा को सौराष्ट्र के नाम से जानते हैं। गोवा और महाराष्ट्र की जो समुद्री तट रेखा है उसे कोंकण तट कहते हैं। कोंकण, कई बार उत्तराखंड में भी एग्जाम आ लिया, यूपीएससी में भी एग्जाम आ लिया, यूपीपीएससी में भी आ लिया, यूपीपीएससी में भी आ लिया, अलग अलग एग्जामों में लगभग रहता है क्वेश्चन। कर्नाटक की जो समुद्री तट रेखा है उसे हम केंद्रा तट कहते हैं। क्लियर। केरल की समुद्री तट रेखा को कहते हैं मालाबार तट। केरल की जो समुद्री तट रेखा है उसे मालाबार तट के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु की समुद्री तट रेखा को कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश की समुद्री तट रेखा को उत्तरी सरकार तट। आंध्र प्रदेश की जो समुद्री तट रेखा है उसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों को मिला के पढ़े। पश्चिमी बंगाल, सुंदरबन का जो डेल्टा है वो आपका पश्चिम बंगाल है। और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है समुद्री तट रेखा है उसे हम कहते हैं मकरान। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, देखिए ये इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा वो एलओसी और एलएसी है। देखते हैं इसे क्या है। तीसरा इसमें जो टॉपिक दिया था मैंने आपको, एलओसी और एलएसी। तो एलओसी की पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि एलओसी की फुल फॉर्म क्या है। तो देखते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये एग्जाम में आती है, काफी बार आ चुकी भी है। एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ जो कंट्रोल है ये भी पता होना चाहिए हमें। जम्मू कश्मीर में भारत में पाकिस्तान सीमा को एलओसी कहा जाता है। तो जम्मू कश्मीर में जैसे ये है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये है आपका, ये देखिए ये जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर है। तो ये भारत है पूरा। तो इसकी जो सीमा है जो पाक अधिकृत कश्मीर है, तो उसमें आपका एलओसी के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है जम्मू कश्मीर में, भारत और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री लाइन है उसे आपको एलओसी के नाम से जाना जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्लियर पॉइंट। इसके बाद दूसरा हमारा जो पॉइंट है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलएसी की फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये देखो एलएसी क्या है, भारत चीन की अस्थायी, याद रखना, अस्थायी सीमा को जम्मू कश्मीर में एलएसी कहा जाता है। भारत और चीन की अस्थायी जो सीमा है उसे जम्मू कश्मीर में एलएसी के नाम से जाना जाता है। और एलएसी की फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो देखते हैं, ये जैसे आपका जम्मू कश्मीर है, तो यहां और भारत के जो बीच की इसकी बाउंड्री लाइन है जम्मू कश्मीर में, वो एलएसी के नाम से जाना जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्लियर यहां तक के पॉइंट। इसके बाद देश और उनकी सीमा रेखा। जैसे आपका भारत और चीन की जो सीमा रेखा है वो हमें पता भी होगा, अगर नहीं पता तो आप जान लीजिएगा। उसे हम मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, मैक-मोहन रेखा। और इसका जो निर्धारण हुआ था, अगर बाई चांस एग्जाम में पूछ ले, 1914 में एक शिमला सम्मेलन हुआ था सभी राजनीतिक दलों का। तो इसका निर्धारण जो उस समय भारत में अंग्रेज थे उन व्यक्ति के नाम पर ही इसका मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन जो व्यक्ति थे उन्हें इसकी जिम्मेदारी दी गई थी लाइन को खींचने के लिए। तो उसी के नाम पर व्यक्ति के इसे मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट, भारत, ये देखो भारत और चीन की जो सीमा रेखा है इसे कहा जाता है मैक-मोहन रेखा। ये यहां से लेके आपके यहां तक,
ये बाउंड्री लाइन जो है यहाँ अरुणाचल में आ गई, ये सिक्किम में आ गई, और यहाँ आपकी ये उत्तरांचल, हिमाचल और ये जम्मू कश्मीर। तो इसी की कहा जाता है मैकमोहन रेखा। दूसरा, भारत पाकिस्तान के जो बीच रेखा है वो हम सबको पता होगा कि उसे रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। इसका जो निर्धारण हुआ था सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो आप एक बार देख लो, यहां से लेके जम्मू कश्मीर से अटैच होती है, आपकी पंजाब से होती है, आपकी राजस्थान से होती है, और आपकी ये गुजरात से अटैच होती है। तो इसे जो है आपको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। क्लियर? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बाउंड्री लाइन है पहले भारत और पाकिस्तान के बीच होता था, लेकिन जब पाकिस्तान से अफगानिस्तान अलग हुआ तो ये पाकिस्तान वर्तमान में और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। इसे जाना जाता है डुरंड रेखा के नाम से। और डुरंड रेखा क्या है? ये आपका अफगानिस्तान है और ये पाकिस्तान। तो इसकी जो बाउंड्री लाइन है वो डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका जो निर्धारण हुआ था सर डुरंड के द्वारा 1896 में किया गया था। क्लियर पॉइंट? डुरंड रेखा। अब तमिलनाडु और श्रीलंका में जो मध्य है, ये देखो आप, ये आपका श्रीलंका है और ये आपका तमिलनाडु, ये दक्षिण भारत के मध्य स्थित है। तो इसे हम कहते हैं पाक खाड़ी या पाक स्टेट। तो तमिलनाडु और श्रीलंका के जो मध्य हमारा वो है बाउंड्री लाइन, उसे पाक खाड़ी या पाक स्टेट के नाम से जाना जाता है। ये रही पाक खाड़ी, देखो, ठीक है, ये पाक खाड़ी है आपकी। इसी तरीके से दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका, ये देखो आपका, ये जो दक्षिण है ये दक्षिण है पूरा, ये पश्चिम वाला हिस्सा है, ये पूर्व वाला हिस्सा है। तो दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका, तो इसके जो मध्य है वो आपकी मन्नार की खाड़ी है। ये मन्नार की खाड़ी, ये आपकी मन्नार की खाड़ी। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपकी पूरी की पूरी मन्नार की खाड़ी है। इसके बाद जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है हमारा भारत के प्रमुख दर्रे और उनके राज्य। आइए चलिए देखिए, आज की क्लास में हमारा एक टॉपिक ये बचता है कि ये भारत के प्रमुख दर्रे और राज्य है। तो इन्हें देख लेते हैं जल्दी जल्दी से हम लोग। तो देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे और राज्य। देखो आप, लिपुलेख दर्रा, माना, नीति और शरणखंड व ट्रेल पास, ये चारों दर्रे आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस उत्तराखंड राज्य का यूके पीसीएससी, यूके ट्रिपल एससी, लेखपाल, पुलिस, एसआई, कुछ भी बंदी रक्षक वगैरह जो एग्जाम दोगे, क्वेश्चन वहां रख देगा कौन सा दर्रा उत्तराखंड का नहीं है। वैसे नेशनल स्तर पे आता ही आता है क्वेश्चन। इसके बाद है रोहतांग, बड़ा लाचा और शिवकिला, ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। नाथुला, जेलेप्पा आपके सिक्किम के हैं। यांगयाप, दीफू और बोमडिला ये आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं। इसी तरीके से तुजु जो दर्रा है वो आपका मणिपुर में है। और बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल, कराकोरम, बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल और कराकोरम ये आपके जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। इसके बाद जोजिला दर्रा, अब से पहले जम्मू कश्मीर में ही क्वेश्चन रहता था एग्जाम में, लेकिन अब वो आपका लद्दाख में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के दो हिस्से किए थे हमने केंद्र शासित प्रदेश बना के, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो अब वो जो दर्रा है वो हमारा वो लद्दाख में आ गया है। तो देखते चले जल्दी से, इनकी कुछ विशेषता है वो जान लेते हैं। जैसे आपका यांगयाप दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, एक तो विशेषता ये है। दूसरी विशेषता है जोजिले दर्रे का निर्माण जो हुआ है सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। शिवकिले दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा हुआ है और जेलेप्पे का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। देखिए दर्रा कहते किसे, ये आपको थोड़ा सा मैं बताने में वो हो गया था। दर्रा क्या है, प्राचीन काल में कोई इस तरह के रास्ते तो होते थे कि भाई सड़कें होती थी या एरोप्लेन होता था या भाई रेल होती थी या भाई गाड़ी होती थी। तो क्या है, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक गांव से दूसरे गांव में आने जाने के लिए, व्यापार करने के लिए कच्चे रास्ते होते थे।
किसी नदी के द्वारा कोई बहाव वहां से रुक गया, वहां से गुजर गए, किसी पर्वत पहाड़ों के बीच से कोई रास्ता बन गया, वहां से गुजर गए, या कोई जैसा आज के नाम कह लो आप, दो गांव के बीच में खेत से रास्ता गुजर गया तो वो दर्रा, तो उन्हीं के आधुनिक नाम है दर्रे। इसके बाद एक और विशेषता है, शिवकला जो दर्रा है वो शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। शिवकला जो दर्रा है शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। और नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? क्वेश्चन आता है, लद्दाख में है, कराकोरम दर्रा है, जो पहले जम्मू कश्मीर में होता था। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है, बुर्जिला दर्रा जो है किससे किसे जोड़ता है? तो बुर्जिला जो दर्रा है वो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। इसके बाद बनिहाल दर्रे में क्वेश्चन आता है, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो ये आपकी जवाहर जो सुरंग है वो बनिहाल दर्रे में स्थित है। ठीक है। तुजु दर्रा मणिपुर में है, यहां मैं आपको बताया था मणिपुर तुजु दर्रा, तो भारत में म्यांमार को जोड़ने का काम करता है। तो ये हमारे कुछ प्रमुख दर्रे थे। तो अगर आप चाहो तो एक बार मैप पे नजर मार लो मेरे साथ में, थोड़ा जल्दी दबाना। देखो आपका जैसे ये लिपुलेख, माना, नीति, श्रृंगन, ट्रेल पास, तो ये आपके चारों उत्तराखंड में है। इसी तरीके से रोहतांग, बड़ा लाचा, शिवकिला ये आपके हिमाचल में है। नाथुला, जेलेप्पा ये आपके सिक्किम में है। ये देखो यहां सिक्किम। यांगयाप, दीफू और बोमडिला, यांगयाप, दीफू और बोमडिला ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में। इसी तरीके से तुजु दर्रा आपका मणिपुर में है, और आपका मणिपुर ये है, ये रहा मणिपुर। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा बुर्जिला, पीरपंजाल, बनिहाल, कराकोरम। बुर्जिला, पीरपंजाल, बनिहाल, कराकोरम ये आपके जम्मू कश्मीर में है, और आपका जोजिला जो दर्रा है वो आपका लद्दाख में है। लद्दाख जम्मू कश्मीर से काट के अलग किया गया है। तो ये थे आपके कुछ प्रमुख दर्रे, और आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और हमारे चैनल की और हमारे बिना इस कैंपस की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सफलता प्राप्त हो सके। और हमारी ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, और ऑफलाइन क्लास में अगर कोई बच्चा हमारे YouTube को देखकर आता है, YouTube की क्लास को देखकर आता है, तो उसके लिए 50% की क्लास छूट होगी। और अगर कोई लड़की हमारी क्लास में आती है तो महिलाओं के लिए 60% की छूट होगी। तो आइए मिलकर तैयारी करते हैं। आप सब लोगों का हमारी क्लास में स्वागत है। तो इसी के लिए आपका वेलकम है, और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।